सी वेरी सिंपल, बड़ा सिंपल सा उद्देश्य है कि मैं आप लोगों का बहुत ज्यादा समय नहीं लूँ, 10 से 12 मिनट के अंदर पूरे के पूरे क्वेश्चन के आंसर क्या है, एग्जैक्ट आंसर क्या है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। जितने भी बच्चे लाइव आए हुए गए, हाउ वाज योर पेपर, जल्दी से एक बार मैसेज करके बता दो पेपर कैसे था। और मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके सारे के सारे क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो गाइस सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, एकदम आराम से मैंने है ना समरी बना के लाया है, तो उसके ऊपर ध्यान दो। मतलब आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर वैसे भी पढ़ा है, तो वो क्वेश्चन फिर से पढ़कर आपका समय बर्बाद नहीं करना है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था सर, एक वीजी बोलकर बंदा है, इसने क्या किया है पैसा दिया है किसको, पीजी को। क्यों, तो क्योंकि उस पैसे से वो क्या कर सके, अनलिस्टेड कंपनी के शेयर परचेस कर सके। और इनके बीच में जो पास्ट ट्रांजेक्शन है वो ये बताते हैं कि ये फ्रीक्वेंटली एक दूसरे से पैसा लेते देते हैं, और जब भी पैसा लेते हैं तो विद इन अ वीक ये एक दूसरे को पैसा पे कर देते हैं। लेकिन अब क्या हुआ कि जो पीजी है इसने पैसा पे नहीं किया, और जब विजी ने बोला भाई मेरे को मेरा पैसा चाहिए, तो पीजी ने बोला एक काम कर दे, मैं तेरे को अथॉरिटी देता हूं कि मेरी शेयर्स को तू सेल कर, और शेयर को सेल करके वहां से जो पैसा रिकवर होगा उसमें से तू तेरा लोन लोन रख लेना, अगर कुछ एक्स्ट्रा रहा तो मुझे रिटर्न कर देना। अब ये क्वेश्चन था, तो इसके बाद में क्वेश्चन आता है, क्या ये जो इन्होंने अथॉरिटी दी है एजेंसी की, क्या इसको रिवॉक कर सकता है? क्या पीजी अपनी दी हुई अथॉरिटी को रिवॉक कर सकता है? आंसर इज नो। क्यों, तो इसको बोलते हैं एजेंसी कपल विथ इंटरेस्ट, जो हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा था। सिर्फ यहाँ पर ये है कि शेयर लिख दिया है, और जो हम लोग क्वेश्चन बैंक में आपको क्वेश्चन दिए थे वहां पर ये लिखा था कि लैंड सेल करने का अधिकार है, और उसमें से जो भी पैसा आएगा आप रिकवर कर सकते हो। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। लेन से बच्चा क्वेश्चन के डर जाता है, बट इट्स वेरी इजी, वेरी इजी, ठीक है। आगे बढ़ते गए। अब दूसरा क्वेश्चन था, दूसरे क्वेश्चन में क्या हुआ था, ध्यान देना। जैसे मिस्टर पीके, पीके ने एक जीएस फेमस जनरल स्टोर बोलकर दुकान है, उससे क्या ऑर्डर किया बेटा, मामरा बादाम। ये सबसे अच्छी क्वालिटी की बादाम मानी जाती है, एंड इट इज गुड फॉर योर माइंड, ठीक है। तो मामरा बादाम ऑर्डर किए। लेकिन अब जब मामरा बादाम का वो जो ये है क्या बोल सकते हैं डिलीवरी एजेंट, जब इस मामरा बादाम को डिलीवर करने के लिए आया, तो मिस्टर पीके घर पर नहीं थे। पीकर पीकर कहीं पे गिर पड़े थे। तो पीके ने बोला एक काम करो, ये जो मामरा बादाम है आप किसको डिलीवर कर दो, हमारे नेबर को, मिस्टर शाह को डिलीवर कर दो, मिस्टर शाह को डिलीवर कर दो। अब मिस्टर शाह को समझ में नहीं आया ये मामरा बादाम खुद का है या पीके का है, तो बेटा इसने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। मतलब इनके पास कैलिफोर्निया का बादाम था, और इसी के साथ में इन्होंने मामरा बादाम को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। क्वेश्चन ये आता है कि अब जो मिस्टर पीके है, जो मिस्टर पीके है, क्या ये जीएस फेमस जनरल स्टोर को मना कर सकते प्राइस देने से कि आपने मेरे को गलत क्वालिटी का बादाम दिया? क्योंकि जब नेबर ने जो बादाम दिया वो मिक्स क्वालिटी का था। बताओ क्या मना कर सकते? आंसर इज नो। यहां पर अगर तुमने पढ़ा होगा तो बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बोला है कि जिसके पास भी आपके पास किसी और का गुड्स है, तो यू शुड टेक केयर ऑफ द गुड्स लाइक गुड्स बिलोंग टू यू, यू शुड बी एक्ट लाइक अ बेली। समझ में आ रहा है? और उसके बाद में अगर आपने विदाउट कंसेंट ऑफ बेलर गुड्स को मिक्स कर दिया है, तो यहां पर पीके के पास क्या ऑप्शन है, पीके के पास जो एक्शन लेने का ये है क्या बोल सकते हैं रेमेडी अवेलेबल है, वो सिर्फ नेबर के प्रति है, जनरल स्टोर वाले के प्रति नहीं है। यहां पर दो बातें, एक तो गुड्स सेपरेबल होगा, गुड्स सेपरेबल होगा, ठीक है, तो वो सेपरेशन कॉस्ट ले लेगा, और अगर गुड्स सेपरेबल नहीं है तो जितना भी लॉस है वो पूरा का पूरा लॉस रिकवर करेगा। गाइज मुझे बताओ क्या आपको ये सारी बातें समझ में आ रही है, यस और नो? एनीवन एनी सिंगल प्रॉब्लम? तो यहां पर अपना सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। आपको यहां पे जो एक्शन है राइट अवेलेबल है, वो अगेंस्ट किसके अवेलेबल है, नेबर के, ना के जनरल स्टोर वाले के। आगे बढ़ते गए। अब नेक्स्ट पॉइंट पूछा है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, और कंपनी के अंदर कॉमन सील नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? बड़ा सिंपल है। देखो यहां पर इसी के लिए मैं तुमको बोलता हूं, अब तुम्हें छोटा छोटा बारीक आंसर लिख कर आओगे तो यहाँ पे मार्क नहीं मिलेगा। जितना छोटा क्वेश्चन है बहुत स्पेसिफिकली लिखना पड़ेगा कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है क्योंकि इट इज क्रिएटेड बाय प्रोसेस ऑफ लॉ। दूसरा, इट एग्जिस्ट इन द आईज ऑफ लॉ। तीसरा आपको लिखना पड़ेगा इवन मेंबर कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी। फिर आपको लिखना पड़ेगा व्हाट कंपनी कैन डू। फिर आपको लिखना पड़ेगा व्हाट कंपनी कांट डू। उसके बाद में आपको लिखना पड़ेगा कंपनी इज इनटेंजिबल, इनविजिबल बट नॉट फिक्टिशियस इन नेचर, एंड कंपनी किसके थ्रू काम करती है, ह्यूमन एजेंसी। ये सारे पॉइंट आपको लिखने थे अगर ये वाला क्वेश्चन है। और इसके बाद में कंपनी के पास क्या होती है, कॉमन सील। फिर आपको ये लिखना था कॉमन सील एक ऑफिशियल सिग्नेचर है कंपनी के, ये ऑथेंटिसिएट करता है वेरियस एक्ट डन बाय द कंपनी। फिर आपको लिखना था इस कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 के हिसाब से कॉमन सील रखना क्या हो चुका है, ऑप्शनल हो चुका है। और लास्ट में आपको लिखना था कि अगर कंपनी ने कॉमन सील नहीं रखा है तो उसके जगह पे ऑथेंटिसिएशन करेंगे एक तो 2 डायरेक्टर, या फिर कंपनी में सीएस अपॉइंटेड होगा तो एक सीएस और साथ ही साथ में एक डायरेक्टर। गाइज मुझे थोड़ा सा रिस्पॉन्स करके बताओ क्या आप लोग मेरे साथ में हो या नहीं हो, जल्दी से बताओ।
यस और नो? तो ये सारे क्वेश्चन हम लोगों ने क्या कर लिए, डिस्कस कर लिए यहाँ पे। सर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर, अच्छा ठीक है, अब क्या है, एबीसी पार्टनर है, इन्होंने एबीसी एसोसिएट बोलकर एक फर्म बनाई है, लेकिन इस फर्म को इन्होंने रजिस्टर नहीं किया। अब इससे लेके इन्होंने 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए। क्या ए फाइल कर सकता है सूट अगेंस्ट बी क्योंकि बी ने उसकी प्रॉपर्टी स्टोलन की है? बिल्कुल कर सकता है। हमने क्या बोला, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट जो होते हैं एक दूसरे के प्रति, उसके अगेंस्ट में केस फाइल नहीं कर सकते हो, लेकिन अपार्ट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट वो सामने वाला क्रिमिनल एक्ट कर रहा है, उसके लिए केस फाइल कर सकते हो। दूसरा, ए ने फाइल किया सूट अगेंस्ट फर्म, क्यों? कि वो बोलता है मेरे को मेरे एसेट का हिस्सा चाहिए ऑन डिसोल्यूशन। मैंने आपको बोला था भले ही फर्म रजिस्टर नहीं हुए, डिसोल्यूशन के लिए, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट के लिए और क्रिमिनल एक्ट के लिए तो तुम केस फाइल कर सकते हो। तो यहां पर भी आप डिसोल्यूशन फर्म के सेटलमेंट क्या बोल सकते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के लिए और एसेट के हिस्से के लिए आप केस फाइल कर सकते हो, ठीक है। एम फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट एबीसी, अब थर्ड पर्सन ने केस फाइल किया एबीसी एसोसिएट के ऊपर फॉर द रिकवरी ऑफ ₹10,000 ड्यू फ्रॉम फर्म, और जो एम है ऑल्सो ओन 4,000 टू फर्म, फर्म ने 4,000 का सेट ऑफ क्लेम किया है। सुनो ना, थर्ड पर्सन तो केस तुम्हारे ऊपर फाइल कर सकता है, लेकिन तुम सेट ऑफ क्लेम नहीं कर सकते हो अगर सूट का अमाउंट 100 रुपीज से ज्यादा है। इसलिए यहां पर थर्ड पर्सन तो केस फाइल कर सकता है, बट सेट ऑफ लेना फर्म को अलाउ नहीं है गाइज। जल्दी बताओ क्या ये वाला पॉइंट समझ में आया? लाइक कर दो ना यार एक बार वीडियो को, ठीक है। नेक्स्ट, एक्स ने ऑफर किया टू सेल वाई अ मशीन ऑफ ₹5 लाख। एक्स ने, अच्छा बाई दी वे मैं आपको बताता हूँ, पूरे के पूरे क्वेश्चन अपने क्वेश्चन बैंक से ही है, कोई एक क्वेश्चन भी क्वेश्चन बैंक के बाहर से तुम बता दो मुझे, ओके विथ मतलब एक भी क्वेश्चन बता दो, सारे के सारे क्वेश्चन अपने क्लास में हुए वाले हैं। एक्स क्या हुआ, एक्स ने ऑफर किया टू सेल वाई अ मशीन ऑफ ₹5 लाख। वाई ने मना कर दिया, नहीं बोले मशीन खराब है, तो एक्स ने बोला मैं मशीन को क्या कर दूंगा, रिपेयर कर दूंगा, उसको रनिंग कंडीशन में लेके आऊंगा। अब ड्यूरिंग द रिपेयर, जब रिपेयर कर रहे थे तब मशीन क्या हो चुकी गई, विदाउट द फॉल्ट ऑफ एनी पर्सन मशीन क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। बताओ क्या रेफर करोगे, सेक्शन नंबर 7। सेक्शन नंबर 7 क्या बोलता है कि ओनरशिप ट्रांसफर होने के पहले विदाउट द फॉल्ट ऑफ द सेलर, अगर गुड्स क्या हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो सेलर इज नो मोर आंसरेबल, सेलर इज नो मोर आंसरेबल। तो कैन एक्स रिकवर द प्राइस फ्रॉम वाई, आंसर इज नो। एक्स कॉन्ट्रैक्ट ही तुम्हारा वॉइड हो चुका है, यहां पर तुम सामने वाले से पैसा ले नहीं सकते हो, ठीक है। आगे, अब ये दूसरा केस स्टडी गई यहाँ पे, कौन सा, डज वी हैव रेमेडी फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग यूनिफॉर्म। बेटा हम लोगों ने ये ब्रीच ऑफ कंडीशन के अंदर एग्जांपल किया था कि कंडीशन टू क्वालिटी एंड फिटनेस, कि अगर आपने यूनिफॉर्म परचेस, आपने डार्क ब्लू कलर का क्लोथ परचेस किया है यूनिफॉर्म पर्पस के लिए, लेकिन आपने अपना पर्पस सेलर को नहीं बताया है ना, तो इन दैट केस क्या सेलर जिम्मेदार रहेगा अगर वो गुड्स आपके पर्पस के लिए सूटेबल नहीं है? तो आंसर इज नो, सेलर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। वाई सर? बिकॉज इम्प्लाइड कंडीशन वारंटी हम लोग जो बोलते हैं ना, उसमें सबसे पहली लाइन है कि इफ द गुड्स यूज फॉर द मल्टीपल पर्पस एंड सेलर डोंट नो द पर्पस फॉर विच बायर इज बाइंग, जब तक बायर एक्सप्रेसली अपनी पर्पस को सेलर को नहीं बताता है तो सेलर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। एंड सेलर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल किस चीज के लिए, कि वो जो गुड्स दे रहा है वो बायर के पर्पस को फिट होना चाहिए, इसके लिए सेलर जिम्मेदार नहीं है गाइस, ठीक है। सर क्वेश्चन 4 का निगोशिएबल सभी करा रहा हूँ मैं, A to Z ही करा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और उसके डिफरेंस। ये थियोरेटिकल क्वेश्चन था, इसको आराम से कर सकते हो। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात तुमको लिखना था वो क्या, कि अगर कोई कार्य तुमने मेमोरेंडम के बाहर जाके कर दिया तो वो अल्ट्रा वायरस कहलाता है, उसको रेक्टिफाई नहीं कर सकते हो। लेकिन आर्टिकल के बाहर वाला कार्य, मतलब अल्ट्रा वायरस टू आर्टिकल बट इंट्रा वायरस टू मेमोरेंडम, वो वैलिड है। ये पॉइंट आपने लिखना था। फिर डेफिनेशन, मेमोरेंडम मींस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एज ओरिजिनली फ्रेम और अल्टर फ्रॉम टाइम टू टाइम। फिर मेमोरेंडम चार्टर डॉक्यूमेंट है कंपनी का, इसके अंदर बताते हैं कंपनी क्या कर सकती है, व्हाट कंपनी कैन डू, लेकिन आर्टिकल बताता है हाउ कंपनी कैन डू, ठीक है। इट्स इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन। और आर्टिकल के अंदर एक प्रोविजन आता है, दैट प्रोविजन इज एंट्रेंचमेंट, और अगर एनी रेगुलेशन विच इज नॉट एक्सक्लूडेड नॉट मॉडिफाइड इट इज ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल टू क्या बोल सकते हैं, कंपनी। और टेबल लिख देना था, टेबल ABCDE मेमोरेंडम के, और आगे FGHI ये आर्टिकल के। अब एक आया कि 5 दोस्त मिलकर एक LLP खोलना चाहते हैं, किस पर्पस के लिए खोलना चाहते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या ऐसा अलाउ है? आंसर इज नो, ऐसे केस में अलाउ नहीं है। क्यों सर? बिकॉज LLP एक किस पर्पस से होना चाहिए, टॉप, मतलब ट्रेड, ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन, प्रॉफिट अर्निंग उसका मोटिव होना चाहिए। आगे क्या बोला है कि A नॉन रेसिडेंट है, B नॉन रेसिडेंट है और CDE ये रेसिडेंट है। अब ये लोग सोच रहे A और B जो नॉन रेसिडेंट है इसी को डेजिग्नेटेड पार्टनर बना देते, नहीं चलेगा। लॉ बोलता है कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए जिसमें से एक रेसिडेंट होना चाहिए। मतलब
भाई साहब ये ए और बी को तुम अगर पार्टनर बना रहे हो, ये दोनों नॉन रेसिडेंट है, आपको एक तो भी और व्यक्ति मतलब डी सी डी ई में से किसी ना किसी को क्या करना पड़ेगा, रेसिडेंट बनाना पड़ेगा। समझ में आया गाइस आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन? आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने आता है। M&M एसोसिएट एक फर्म है जो रजिस्टर हुई है 19, अच्छा सुनना, वेरी सिंपल, मैं आपको बताता हूँ। मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई और मिस्टर जेड, ये तीन लोग पार्टनर, इन्होंने एक पार्टनरशिप फर्म खोली। अब मिस्टर एक्स जो था बहुत ही ज्यादा सीनियर हो गया था, 75 साल की इसकी उम्र हो गई थी, तो इसने अपना शेयर किसको ट्रांसफर कर दिया, उसके ग्रैंडसन को, मिस्टर एस को, जो कितने साल का है, 17 साल का। ठीक है। उसके बाद में मिस्टर वाई और जेड जो थे, है ना, मिस्टर वाई एंड जेड आर नॉट इंटरेस्टेड, बट वेन दे कम टू नो अबाउट एस इज अ माइनर, तो बेटा वो एग्री कर लिए एस को एडमिट करने के लिए। पहले तो इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन बाद में बोला वो बच्चा है तो उसको एडमिट कर लिया फॉर द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप। उसके बाद में एस को पता चला यार हमारे कंपनी में बहुत सारा प्रॉफिट है, डिस्पाइट ऑफ द ह्यूज प्रॉफिट ये लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ही कम शेयर दे रहे हैं। तो इसने क्या किया, बुक्स ऑफ अकाउंट को भी इंस्पेक्ट किया और इसके बाद में इसने चैलेंज कर दिया, बोले सुनो about this fact and White told him that one of the major client Mr. T refused to pay the huge amount to Mr. S decided to file suit against T। अब ये ऐसा कुछ क्वेश्चन है, तो पहला बात क्वेश्चन पे आ जाता है, वेदर एक्स कैन रिटायर एंड इंट्रोड्यूस, यस। देखो पहली बात, आप माइनर को इंट्रोड्यूस कर सकते हो ओनली फॉर द पर्पज ऑफ बेनिफिट, उसको एज अ पार्टनर बोलकर इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हो। दूसरा, जब भी आप माइनर को इंट्रोड्यूस कर रहे हो आपको रेस्ट ऑफ द पार्टनर की कंसेंट चाहिए, तो ये वाले पहले क्वेश्चन का आंसर था यस। दूसरा, वेदर यस हैज राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट, बिल्कुल, एक माइनर जो होता है ड्यूरिंग द माइनॉरिटी वन आफ्टर द बिकमिंग मेजर, वो इंस्पेक्ट कर सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट को। उसके आगे, वेदर यस हैज अथॉरिटी टू श्यू मिस्टर टी ऑन नॉन पेमेंट ऑफ फीस। अब देखो यहाँ पर टी ने ये आर्ग्यू किया था कि जो एस है कैन नॉट श्यू हिम बिकॉज ही हैज नॉट गिवन अ नोटिस टू रिमेनिंग पार्टनर ऑन अटेनिंग द मेजोरिटी। सुनो ना यार, जब तुम नोटिस खुद होके नहीं देते हो तो ऑटोमेटिकली तुम क्या बन जाते हो, मेजर बनते हो। तो नोटिस देना कब जरूरी है, अगर तुमको कंटिन्यू नहीं करना है तो कंपलसरी है विद इन 6 मंथ। गाइस ये वाला पॉइंट आप लोगों को समझ में आया? तो यहाँ पर भी हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पर भी हाँ केस फाइल कर सकता है। नो नोटिस मतलब वो डीम टू बी पार्टनर हो चुका है। मिस्टर आर्यम वॉज एंगेज इन द ट्रेडिंग ऑफ हैंडलूम। ओके, क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। हाँ देखो, मिस्टर आर्यम एक बिजनेस चालू किया, उसके अंदर क्या हो गया, वो और उसकी वाइफ, प्राइवेट कंपनी खोला उसने, उसके अंदर वो और उसकी वाइफ दोनों के दोनों क्या थे, सोल मेंबर, बोथ आर द सोल मेंबर। इसके बाद में क्या हुआ, मिस्टर आर्यम जो है उसका एक्सीडेंट हो गया, उसका डेथ हो गया। अब उसकी वाइफ बोलती कि मुझे उसके जैसे वाइफ थी, वाइफ को उसके दोस्तों ने क्या बोला, एक काम कर, जो तेरा भाई है उसको मेंबर बना ले, उसको मेंबर बना ले। लेकिन वो डिनाई करती, वो बोलती है एक काम करती हूँ मैं प्राइवेट कंपनी को कन्वर्ट कर देती हूँ 1% कंपनी में। वो ऐसा कर सकती कि नहीं कर सकती? पहला क्वेश्चन, क्या मिसेस आर्यम का डिसीजन कन्वर्ट द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनटू 1% कंपनी इज लीगली वैलिड? यस। लेकिन इसका जो प्रोसीजर दिया ना बच्चों, वो दिया है तुम्हारे सीए एंटर के अंदर, सेक्शन नंबर 18, जो तुम्हारे सीए फाउंडेशन के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरे को ये लॉजिक समझ में ही नहीं आया कि इन्होंने क्वेश्चन फाउंडेशन लेवल पे क्यों पूछा। ये क्वेश्चन बनता ही नहीं फाउंडेशन लेवल का, ये इंटर लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि सेक्शन नंबर 18 के अंदर एक प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर ही तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। इसके पहले भी इन्होंने नॉमिनेशन चेंज करने की जो प्रोसीजर है ना, वो तुम्हारे सिलेबस में पूछ तो ली, लेकिन वो एक्चुअली तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, वो इंटर के सिलेबस में। लेकिन ये बात है कि तुम कन्वर्ट कर सकते हो आगे। अब वो क्या बोलते हैं कि मैं एक काम करूंगी, जो मेरा भाई है, मेरा जो भाई है जो लंदन में रहता है, उसको नॉमिनी बनाना चाहती हूँ, तो क्या वो बना सकती? अब बेटा भाई के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो आपको लिखना पड़ेगा कौन नॉमिनी बन सकता है, जो सिटीजन ऑफ इंडिया है, दूसरा नेचुरल पर्सन है, चाहे वो रेसिडेंट हो चाहे वो रेसिडेंट ना हो। तो फिर आपको ओपन एंड पे खत्म करना पड़ेगा इसका आंसर, कंक्लूजन नहीं मार सकते। यहाँ पे बोलना पड़ेगा कि अगर आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो और आप एक नेचुरल पर्सन हो, भाई को बोलना पड़ेगा आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो और अगर नेचुरल पर्सन हो, ठीक है, इन दैट केस आप नॉमिनी तो बन सकते हो, भले आपका रेसिडेंशियल स्टेटस मेंटेन हो या ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया, ए बी सी तीन लोगों ने मिलकर गारंटी दी किस 4 लाख रुपए की, आर के फेवर में, किसको? XYZ बैंक को। अब अगर, और इन्होंने अपनी लाइबिलिटी के ऊपर लिमिट लगाई, ये क्वेश्चन अपन ने क्लास में किए, 1 लाख, 2 लाख और 4 लाख।
अगर आर ने डिफॉल्ट किया तो इनका लाइबिलिटी कितना है, मैंने बोला था सबसे पहले इक्वली डिवाइड कर लो, 4 लाख को इक्वली डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो वो तो लिमिट के बाहर हो रहा है। तो इन दैट केस ए विल बी लाइबल फॉर 4 लाख, 4 लाख में से 1 लाख गया तो कितना बचा, 3 लाख, 3 लाख को 2 में डिवाइड कर लो कितना आएगा, 1.2, 1.5, 1.5, ये हो गया। अब इन्होंने क्वेश्चन को चेंज कर दिया कि अगर लोन का अमाउंट कितना नहीं होता, 4 लाख नहीं होता और 6 लाख होता, तो फिर आंसर क्या होता बेटा, ए की मैक्सिमम लाइबिलिटी 1 लाख, बी की मैक्सिमम लाइबिलिटी कितनी है 2 लाख, तो रिमेनिंग कितनी होगी 3 लाख। जैसे देखो 1 लाख गया तो कितना बचा 5 लाख, 5 लाख को 2 में डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 2.5 एंड 2.5, बेटा बी बोलता है मेरे तो मैक्सिमम लाइबिलिटी 2 लाख है, तो ये 2 लाख के लिए लायबल रहेगा और ये 3 लाख के लिए लायबल रहेगा। गाइस मुझे बताओ क्या ये बात क्लियर हुई आप लोगों की, यस और नो। इसके बाद में गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इनविटेशन टू ऑफर का। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था कि मान के चलो यहाँ पे क्या है, मिस्टर एक्स विजिट किया है ऑफिस को, इसने 10 प्रोडक्ट सिलेक्ट किए थे और उसके बाद में वो कैशियर के पास गया और जो कैशियर है, कैशियर ने 9 प्रोडक्ट को तो एक्सेप्ट कर लिया लेकिन जो लास्ट वाला प्रोडक्ट था उसको रिजेक्ट कर दिया। क्या कैशियर ऐसा कर सकता है? आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि आप स्टोर में गए हो, वहां से आपने गुड्स पिकअप किए, ये एक इनविटेशन टू ऑफर है और जो आप बोल रहे हो ना मेरे को 10 प्रोडक्ट चाहिए, आपकी तरफ से ऑफर है। जो सामने वाला कैशियर है वो ऑफर ही है, उसकी मन की इच्छा, वो चाहे तो एक्सेप्ट करे चाहे तो वो मना करे। हाँ, ऐसे क्वेश्चन में आपको इनविटेशन टू ऑफर के बारे में जरूर लिखना पड़ेगा एग्जाम के अंदर कि इनविटेशन टू ऑफर इज व्हाट, इट्स अ सर्कुलेशन ऑफ ऑफर, इट्स अ इट इज अ अटेम्प्ट टू इंड्यूस अनदर पर्सन टू गिव ऑफर एंड रिस्पॉन्स टू इनविटेशन टू ऑफर इज डज नॉट रिजल्टेड इनटू कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप, है ना। और बाद में आपको लिखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो गिवन केस है ये इनविटेशन टू ऑफर का है। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब बेटा नेक्स्ट केस लॉ मेरे को बताने की जरूरत भी नहीं है, ये पूरा का पूरा केस लॉ किसके ऊपर है, बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर। देखो कभी कभी इन्होंने बेल्फोर के ऊपर केस लॉ नहीं पूछा, जस्ट इमेजिन गाइस पहली बार इन्होंने बेल्फोर के रेफरेंस के ऊपर केस लॉ पूछा हो कि हस्बैंड ने प्रॉमिस किया था वाइफ को पैसे देने का, बाद में मना कर दिया, तो आपको क्या लिखना है, एग्रीमेंट मत बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ। इन्फोर्सेबल बाय लॉ होने के लिए इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। लॉ का ऐसा मानना है कि जो सोशल डोमेस्टिक नेचर के एग्रीमेंट है जनरली वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते, लेकिन बाकी के एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होते हैं। ये वाला आंसर आपको लिखना था। तो यह ऐसे वाले केस में वाइफ का सूट मेंटेनेबल नहीं है और इसका रेफरेंस देना था बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जितने भी क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया क्या आप इसी के हिसाब से जा रहे थे? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। इसके अंदर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इज अ फ्रीली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन बाय मियर डिलीवरी और इंडोर्समेंट। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होगा तो इंडोर्समेंट और अगर ब्लैंक इंस्ट्रूमेंट होगा तो बाय मियर डिलीवरी। टाइप्स ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आपको देना था, ऑर्डर, उसके बाद में ब्लैंक, उसके बाद में टाइम इंस्ट्रूमेंट, उसके बाद में डिमांड इंस्ट्रूमेंट, इनलाइन इंस्ट्रूमेंट, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, है ना। क्लासिफाई द डिफरेंट टाइप ऑफ एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट, इनकोएट इंस्ट्रूमेंट एज पर, क्योंकि 7 मार्क के लिए क्वेश्चन था, हल्का नहीं था, सबका आपको मीनिंग बता बता के आगे बढ़ना था। डिफाइन द लॉ एंड एक्सप्लेन द वेरियस सोर्सेस ऑफ लॉ। एकदम फालतू का छटाक भर का क्वेश्चन आ गया। लॉ इज नथिंग बट द ऑब्लिगेशन, रूल्स एंड द ऑब्लिगेशन विच सेट बाय द गवर्नमेंट, जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। और उसके बाद में वेरियस सोर्स ऑफ लॉ, जो कॉन्स्टिट्यूशन था, कस्टम था तुम्हारा, वो सारी कोर्ट के जजमेंट हो गए, ये सारी बातें आपको, एक्ट मेड बाय द पार्लियामेंट, ये सारी बातें आपको लिखना था। अनदर क्वेश्चन गाइस, मिसेस एस विजिट करती है इलेक्ट्रॉनिक शॉप को, आस्क फॉर द लैपटॉप जो सुटेबल रहेगा टीचिंग पर्पज के लिए, वॉट एवर द पर्पज, हाई ग्राफिक डिजाइन। वहाँ का जो सेल्समैन था उसने आपको एक अच्छा सा लैपटॉप निकाल के दिया लेकिन वो आपकी पर्पज को फुलफिल नहीं कर रहा है। यहाँ पे आपको लिखना था ब्रीच ऑफ कंडीशन के अंदर डिस्क्रिप्शन और क्वालिटी एंड फिटनेस का ब्रीच ऑफ कंडीशन हुआ है। ये दो बातों का कि गुड्स करस्पॉन्ड होना चाहिए डिस्क्रिप्शन के साथ में। अगर बायर ने अपना पर्पस सेलर को बताया, उसने सेलर के स्किल जजमेंट पे रिलाई किया है और सेलर ऑर्डिनरीली उसी बिजनेस में डील करता है, तो भी फिर ये ब्रीच ऑफ कंडीशन ऑफ क्वालिटी एंड फिटनेस माना जाएगा। तो ये वाला केस था। आगे बढ़ते गए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन में क्या हुआ था, देखो एस ने क्या किया, एस ने अपनी सिक्योरिटी को प्लेज किया किसके पास, आर के पास, ज्वेलरी को, गोल्ड को प्लेज किया। उसके बाद में यही ज्वेलरी इसने आगे आरएल ज्वेलर्स को बिक दिया और आरएल ज्वेलर्स को ये बात पता ही नहीं है कि बेटा ये गुड्स ऑलरेडी किसके पास प्लेज है, आर के पास। तो बच्चा दिमाग यहाँ पे क्या लगाना शुरू कर देता है पता है आप लोगों को, वो इम्प्लाइड वारंटी, डैमेजेस, नहीं 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 नहीं, वो दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ पर ये था सेल बाय नॉन ओनर, कि अगर आपने गुड्स को, ज्वेलरी ऑलरेडी किसी को दिया है और बाद में आप उसको सेल कर रहे हो, सामने वाला उसको गुड फेथ में परचेस कर रहा है विदाउट बिंग अ नॉलेज कि ये गुड्स ऑलरेडी किसी के पास प्लेज हुआ होगा, तो इन दैट केस ही विल गेट अ वैलिड टाइटल। आर, क्योंकि यहाँ पे बोला था क्या आरएल ज्वेलरी के अगेंस्ट में केस फाइल कर सकता है, आंसर इज नो। आर तू ज्यादा में ज्यादा क्या करियो, एस के अगेंस्ट में केस फाइल करके अपना डैमेजेस रिकवर करियो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया,
यहाँ पर क्वेश्चन बड़ा सिंपल था गाइस, एसआर एंटरप्राइजेस का। इसके अंदर एक पार्टनर है मिस्टर एम, ये फॉर्मर पार्टनर था 2022 तक। इसके बाद में ये रिटायर हो चुका है फर्म में से, लेकिन ये रिटायर होने के बाद में इसने क्या नहीं दिया, पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं दिया, पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं दिया। और भविष्य में अगर फर्म की कोई भी लाइबिलिटी आती है तो कौन लायबल है, तो ये वही है, एक्टिव पार्टनर रिटायर विदाउट पब्लिक नोटिस, तो स्टिल यू आर लायबल फॉर द फ्यूचर एक्ट आफ्टर द रिटायरमेंट। आगे बढ़ते गए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सिलेबस में आया क्या, मेसेस LMP एंड एसोसिएट अ पार्टनरशिप फर्म एंगेज इन द कारपेट मैन्युफैक्चरिंग। ओके ठीक है, इन्होंने क्या किया, एक पार्टनर को, अच्छा एक क्वेश्चन विद आंसर भी अपने मतलब क्वेश्चन नेम के साथ में भी सेम है। इनका एक पार्टनर मिस्टर जी जो एक्यूज हुआ है अनऑथोराइज एक्टिविटी के लिए, तो इसको एक्सपेल कर सकते हैं क्या, आंसर इज यस, क्योंकि वो एक्सपल्शन वैलिड है। दूसरा, एक्सपल्शन की कंडीशन क्या है, ये बात एग्रीमेंट में लिखी होनी चाहिए, मेजोरिटी पार्टनर का डिसीजन होना चाहिए। और तीसरी बात हम लोगों ने बोला था क्या, कि जब भी एक्सपल्शन आप लोग कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, सामने वाले को नोटिस सेंड करना है, उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ड देना है, वो इन द इंटरेस्ट ऑफ द फर्म होना चाहिए, मतलब तब सेटिस्फाई होगा कंडीशन ऑफ गुड फेथ। ठीक है, तो ये वाला विथ रेफरेंस टू प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट आपको क्वेश्चन बताना है, द प्लेज ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल बाय मर्केंटाइल एजेंट विद द कंसेंट ऑफ द ओनर इज इनवैलिड। ये क्वेश्चन उल्टा पूछा था, बच्चा गलत करता है, तो बेटा सही, ये सही है गलत है, फॉल्स। बेटा अगर कंसेंट ऑफ क्या बोल सकते हैं, ओनर के साथ में तुम प्लेज कर रहे हो तो वो वैलिड होता है, वो इनवैलिड नहीं होता है। बच्चा जनरली यहाँ पर है ना क्या करके आता है, ये इनवैलिड वर्ड देखता ही नहीं, वैलिड समझ के आंसर दे देता है। ए अपॉइंट बी एज हिज एजेंट, अच्छा देखो, ए ने बी को एजेंट बोल के अपॉइंट किया, बी ने नीचे सी को एजेंट बोलकर अपॉइंट किया, लेकिन जब सी को आपने अपॉइंट किया तो आपने ए की कंसेंट ली थी। क्वेश्चन ये आता है, तो जैसे ही बी को टर्मिनेट कर दिया तो सी टर्मिनेट नहीं होता, बेटा गलत, यहां पर भी लिखना था फॉल्स। जैसे ही आपने बी को टर्मिनेट कर दिया तो सी का ऑफिस भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, टर्मिनेट होता है, बिकॉज वो एजेंट का एजेंट है। हाँ, अगर ऐसा बोला रहता कि भाई साहब यहाँ पर सब एजेंसी कपल विद इंटरेस्ट क्रिएट किया हुआ है सी के साथ में, तो वो अलग बात है। उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इंडेमनिटी में नहीं आता, बिकॉज इंडेमनिटी के अंदर हम बोलते हैं सामने वाले के लॉस की भरपाई करना है, एक व्यक्ति मर चुका है उसके लॉस की भरपाई कोई कर ही नहीं सकता है, समझ में आ रहा है। तो इंडेमनिटी में नेचुरल क्लाइमेट वगैरह सब कुछ आएगा, एक्ट ऑफ गॉड आएगा, लेकिन क्या बोल सकते हैं, लाइफ इंश्योरेंस नहीं आता है, मरीन इंश्योरेंस आता है। आगे, के ने बिल ड्रॉ किया किसके ऊपर, जे के ऊपर, जिसको एक्सेप्ट कौन करने वाला था, एन, और बिल कौन था अफ्टर साइट, 60 डेज अफ्टर साइट। इसका पीरियड कब से चालू होगा, कमेंसमेंट कब से होगा, मैच्योरिटी पीरियड कमेंस कब से होगा, तो जिस दिन एन ने एक्सेप्ट किया ना, अरे यार मैंने तुमको प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया था कि तुम एक्सेप्ट करो, इसके बाद में 60 डे में मुझे पेमेंट करना पड़ेगा, तो पहले सामने वाले को प्रेजेंट करना पड़ेगा, फिर वो एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद में 60 डेज काउंट हो गया। गाइस बताओ क्या यहाँ तक की सारी बातें समझ में आई। सर पीडीएफ चाहिए, ट्रू एंड फॉल्स क्या था, बता दिया ना यार मैंने, पहले का फॉल्स है, दूसरे का फॉल्स है, और कैन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस नॉट कवर फुल्ली, हाँ ये ट्रू है, तो पहला फॉल्स था, दूसरा फॉल्स था, तीसरा ट्रू था। ठीक है, आगे बढ़ते गए। अगला क्वेश्चन क्या आया तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर, प्रॉमिसरी नोट पेएबल एट अ स्पेसिफिक प्लेस ऑन अ फिक्स डेट, लेकिन आपको 2 दिन डिले हो चुका है क्योंकि कुछ सर्कमस्टांसेस आपके कंट्रोल के बाहर थे। डज डिले इन प्रेजेंटेशन मोहन के राइट को अफेक्ट करता है, वैसे डिले इन प्रेजेंटेशन करता है, लेकिन सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड योर कंट्रोल उसके केस में अफेक्ट नहीं करता है। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस डिले इन प्रेजेंटेशन एक्सक्यूज हो सकता है, तो बेटा काफी सारे हैं बेटा, क्या हो सकता है, वॉर हो सकता है, सिविल डिस्टर्बेंस हो सकता है, नेचुरल डिजास्टर क्लाइमेट हो सकता है, या फिर जो ड्रॉई या जो एक्सेप्टर है, मेकर ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, वही तुमको पेमेंट कर रहे हैं प्रेजेंटमेंट से, ऐसे वाले केस में। ठीक है, एंड अब ये आपका पेपर ही खत्म होने में आ गया। क्वेश्चन, कंसेंट सेट टू बी फ्रेम एंड इट इज नॉट कॉज बाय फ्रॉड, तो पहले पूछा फ्रॉड मंजे क्या है, बेटा फ्रॉड के मैंने आपको मल्टीपल बताए थे, आप लोगों को वो लिखना पड़ेगा, मतलब सजेशन ऑफ फैक्ट विच इज नॉट ट्रू बाय द वन हु बिलीव इट इज नॉट टू बी ट्रू, आपने गलत बातें बोली, फॉल्सिफाइड स्टेटमेंट दिया है, अ प्रॉमिस मेड विदाउट इंटेंशन टू परफॉर्म, एनी एक्ट और ओमिशन जो किसी और लॉ के अंदर क्या बोला है, फ्रॉड बोला है। एक्टिव कंसीलमेंट, मैंने बोला था नॉन डिस्क्लोजर इज नॉट फॉल्ट, बट एक्टिव कंसीलमेंट कर रहे हो तो वो फ्रॉड माना जाएगा, एंड अदर लॉ के अंदर किसी एक्ट को ओमिशन को भी फ्रॉड बोला है तो वो फ्रॉड माना जाएगा। ठीक है, what would be the effect of fraud upon the validity of contract and state the instances in which contract is not voidable। बेटा हमेशा याद रखना जब भी फ्रॉड होता है कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है, लेकिन पूछ रहे हैं ऐसे कौन से केसेस है जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा, तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे पार्टी नो द ट्रूथ। अगर आपको पता है कि सामने वाला मेरे को बना रहा है, बॉटल में उतार रहा हो, तुम उतर रहे हो बेटा, फिर तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं है। इफ नॉर्मल डिलीजेंस से अगर आप ट्रूथ को पता कर सकते थे तो ये होगा फ्रॉड। बट अच्छा, जो फ्रॉड था है ना,
मतलब फ्रॉड मैंने करने की कोशिश की, बट आपने मेरी नहीं सुनी, किसी और के सुनने पे आप मेरे साथ में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गए। मतलब कंसेंट फ्री था, भले फ्रॉड है, बट यू आर नॉट इंड्यूस बाय मी। मतलब आई ट्राई टू इंड्यूस। जैसे मैंने आपको वड़ा पाव वाला एग्जांपल दिया था, मैंने बोला था मेरे यहाँ के वड़ा पाव बहुत अच्छे हैं, फिर भी तुमने तुम्हारे दो दोस्तों को पूछा, उन्होंने भी बोला हाउ अच्छे, तब जाके तुमने लिया, जबकि वड़ा पाव खराब थे मेरे। अब मेरे बोलने पे लिया है, दोस्तों के बोलने पे सुना है दोस्तों के, ठीक है, तो फ्रॉड हुआ है, लेकिन तुम्हारी कंसेंट फ्री थी, तो फिर फ्रॉड नहीं है। दूसरा, फ्रॉड आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट, बेटा फ्रॉड कॉन्ट्रैक्ट में इंटर होने के पहले होना चाहिए, बाद में हो रहा है तो दैट इज नॉट अ फ्रॉड। और तीसरा, बेटा मानो मैंने तुमको फंसाया, तुम फंसे लेकिन तुमको लॉस नहीं हुआ, तो भी आप फ्रॉड, कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल, ठीक है। एंड द लास्ट पार्ट, एंड वी आर डन विद द होल क्वेश्चन आंसर, है ना, क्वेश्चन बैंक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटम मेरिट? एज मच एज यू अर्न, ठीक है, जितना तुम्हारा बनता उतना तुमने लेने को मांगता। 4 केसेस बताओ जहां पे क्वांटम मेरिट मिलेगा। अरे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, तो वहां पर जितना तुमने काम ऑलरेडी कर लिया उतना तो तुम लोग ले लोगे। पार्शियल परफॉर्मेंस किया हुआ है, या नॉन, क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे नॉन ग्रेटिशियस एक्ट है। नॉन ग्रेटिशियस एक्ट मतलब बड़ी सिंपल सी बात है यार। नॉन ग्रेटिशियस एक्ट का मतलब ये होता है कि मैंने चैरिटी के लिए नहीं किया। अगर कूली आके तुम्हारा सामान उठा के जा रहा है तो वो चैरिटी के लिए नहीं कर रहा है, ही वांट समथिंग इन रिटर्न, एंड तो उसने काम किया, उसको पे करना पड़ेगा। और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय वन पार्टी, तो दूसरी पार्टी क्वांटम मेरिट के लिए सूट फाइल कर सकती है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल रिजेंबल विद द हायर परचेज, अच्छा ये आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और हायर परचेज का क्या देना, क्या था, डिफरेंस देना था। और यहाँ पर बेटा आपका पूरा का पूरा क्या हो चुका है, पेपर कंप्लीट हो चुका है। जल्दी बताओ, क्या आपको समझ में आया गाइस? यस और नो, यस और नो, ठीक है। मेक श्योर गाइस, मेक श्योर, है ना, ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ, इंडिया में सबसे पहले क्वेश्चन आंसर एनालिसिस विद इन आवर हम लोगों ने ही लाया है, हम लोगों ने ही लाया है, ठीक है। चलो बाय गाइस।